एशिया कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में कितने विकेट से हराया? तो एशिया कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में, ध्यान रखिएगा, 5 विकेट से हराया है। कितने विकेट से हराया? 5 विकेट से हराया। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली T20 में 100 मैच खेलने वाले ये दूसरे भारतीय बने। T20 मैच के अंदर T20 मैच भारत की ओर से खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। ध्यान रखिएगा विराट कोहली T20 मैच 100 मैच खेलने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। और इसके पहले ये जो है 100 मैच खेलने वाले, इनका नाम है रोहित शर्मा। इन्होंने 133 T20 मैच खेला है। तो इस तरह से एशिया कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इस मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच जो दिया गया, हार्दिक पांड्या को दिया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुआ है 28 अगस्त 2014 ईस्वी को हुआ है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इसकी घोषणा किया था कि प्रत्येक व्यक्ति का खाता होना चाहिए। इसीलिए जन धन योजना शुरू किया गया था। इसमें जन धन योजना जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है। भारत का जो जन धन योजना है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत की जन धन योजना पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो स्लोगन है, हमारा खाता हमारा भाग्य विधाता, हमारा खाता भाग्य विधाता, इसका स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार राज्य के विधानसभा के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो ध्यान रखिएगा जेडीयू जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ये आरजेडी के साथ मिलके अब मुख्यमंत्री, इसके पहले ये बीजेपी के साथ में थे। तो ध्यान रखिएगा जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार राज्य के अंदर विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया। ध्यान रखिएगा अवध बिहारी चौधरी बिहार राज्य के नए विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। बिहार राज्य की बात करें, बिहार में कुल विधानसभा की सीट 243, लोकसभा की सीट 40, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले ये भी जान लेते हैं बिहार के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, और विधानसभा के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता? ध्यान रखिएगा हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 का जो खिताब जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और ये भारत की ओर से पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने कि डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता। डायमंड लीग 2022 का जो आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजन किया गया था, और स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजन किया गया था इसका, और इसी स्विट्जरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर भी है। ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने 2022 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग ने वर्ष 2022 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो ध्यान रखिएगा हरिद्वार को। उत्तराखंड के अंदर एक शहर है जिसका नाम है हरिद्वार। इसी हरिद्वार को नीति आयोग ने वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। हम लोग बात कर लेते हैं नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी। ध्यान रखिएगा नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। और याद रखिएगा नीति आयोग के सीईओ
ध्यान रखिएगा नीति आयोग के जो सीईओ है परमेश्वर अय्यर। ध्यान रखिएगा नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग एक थिंक टैंक आयोग है, यानी कि ये थिंक टैंक के उद्देश्य पर कार्य करती है, संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर परिवार कल्याण कार्ड योजना की शुरुआत किया गया। इसमें कार्ड में कुल अंक 12 अंक होंगे, जैसे आधार कार्ड होता है उसी तरह परिवार कल्याण कार्ड एक योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। इस कार्ड में कुल 12 अंक होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अगस्त 2022 को मरवत उत्सव कहाँ मनाया गया? 27 अगस्त 2022 को मरवत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के नागपुर में। 27 अगस्त 2022 को मरवत उत्सव मनाया गया महाराष्ट्र के नागपुर में। ये 2 वर्ष बाद, यानी कोरोना के कारण इसको बंद कर दिया गया था। इस उत्सव को कोरोना के बाद ये पहली बार मनाया गया। मरवत उत्सव कहाँ पर मनाया गया? नागपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में किस राज्य के सरकार ने महिला निधि योजना को लोकार्पण किया है? अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। किस राज्य सरकार के द्वारा महिला निधि योजना का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान के अंदर। महिला निधि योजना में महिलाओं को, उस राज्य की महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान किया जाएगा, ऋण लोन प्रदान किया जाएगा आसानी से, ताकि वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, किसी भी प्रकार की अपना छोटा व्यापार कर सके। तो ध्यान रखिएगा महिला निधि योजना की शुरुआत किस राज्य के अंदर किया गया है? राजस्थान के अंदर किया गया है। किस लिए? ऋण उपलब्ध कराने के लिए। महिलाओं को 48 घंटे के अंदर लोन देना होगा, जिसमें कि ऋण का भी रकम निर्धारित है 40,000 रुपया। 48 घंटे के अंदर इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया? तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। तो ध्यान रखिएगा ये कच्छ में किया है, और कच्छ जो है गुजरात के अंदर है। कच्छ किस राज्य के अंदर है? गुजरात में। हुआ यूं था, ध्यान से सुनिए, 2001 ईस्वी में भयानक भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप आया था कच्छ में, जिसमें कि 12,000 लोगों की जान चली गई थी। और उन्हीं के याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप स्मारक स्मृति वन का निर्माण कराया है, जो देश को समर्पित किया। ये किस राज्य के अंदर है? तो राजस्थान, सॉरी, ये गुजरात के अंदर है, और गुजरात में कच्छ के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा कच्छ के अंदर हाल ही में भूकंप स्मारक स्मृति वन का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र इन्हीं के नाम पर इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे। इन्हीं के कप्तानी में भारत ने लगातार 3 बार ओलंपिक खेल के अंदर 3 स्वर्ण पदक जीते। तो ध्यान रखिएगा 1928 में स्वर्ण पदक जीता था मेजर ध्यानचंद्र की कप्तानी में, 1932 के ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, और 1936 ईस्वी का जो ओलंपिक हुआ था, इस तीनों ओलंपिक में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते थे। किनके बदौलत? मेजर ध्यानचंद्र के बदौलत। इसीलिए इनके जन्मदिवस को भारत में प्रत्येक वर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। वैसे ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है। ध्यानचंद, इनका संबंध हॉकी से था, ध्यान रखिएगा, भी हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। क्वेश्चन है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसलिए प्रत्येक 11 मई को
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी टेक्नोलॉजी डे भारत में मनाया जाता है। वैसे अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1974 में। ये भी किया था राजस्थान के पोखरण से ही। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 1974 में कहाँ पर, राजस्थान के पोखरण में। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया 11 मई 1998 ईस्वी को किया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ध्यान रखिएगा, इस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसलिए जो है 11 मई को भारत में प्रत्येक वर्ष टेक्नोलॉजी डे यानी प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जा रहा है। ओणम त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा केरल में। केरल के अंदर मलयालम कैलेंडर की शुरुआत होती है, इसलिए ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसमें केले के पत्ते पर 26 प्रकार के पकवान तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 30 अगस्त से 8 सितंबर के बीच किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जा रहा है, तो केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर अटल ब्रिज है। अटल ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में किया है, तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में। अगर हम लोग बात करें अटल ब्रिज का, तो अटल ब्रिज की लंबाई जो है 300 मीटर है। किस नदी के ऊपर में इसको बनाया गया है, साबरमती नदी के ऊपर में बनाया गया है, जिसमें से कि 300 मीटर की लंबाई में पैदल यात्री और साइकिल सवार यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोग एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, अटल टनल। अटल टनल, अटल टनल लेह और मनाली को जोड़ने वाली टनल है। लेह और मनाली, इसको भी ध्यान रखिएगा, लेह और मनाली को जोड़ने वाली ये टनल है अटल टनल। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई भी ध्यान रखिएगा 9.02 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अटल टनल किसको जोड़ती है, लेह को मनाली से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा लंबाई कितना 9.02। और ये जो क्वेश्चन है अटल ब्रिज, तो अटल ब्रिज कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में। किस नदी के ऊपर में है, साबरमती नदी के ऊपर में। लंबाई 300 मीटर है। इसमें पैदल और साइकिल सवार यात्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक क्रिकेट खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है। तीनों फॉर्मेट का मतलब होता है T20, वनडे और टेस्ट मैच। ये तीनों फॉर्मेट हो गया। वो टेस्ट मैच, ध्यान रखिएगा टेस्ट मैच, ये तीनों फॉर्मेट हो गया। तीनों में 100 मैच से ऊपर खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है विराट कोहली। ध्यान रखिएगा विराट कोहली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेला है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है विराट कोहली। वैसे अगर T20 की बात करें, T20 में सबसे अधिक मैच खेलने वाले रोहित शर्मा है। T20 में सबसे अधिक मैच कौन खेले हैं, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 130 प्लस मैच खेल लिया है T20 मैच। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक क्रिकेट मैच खेलने वाला एकमात्र भारतीय विराट कोहली, ये विश्व में दूसरे स्थान पे है। विश्व में वर्ल्ड के अंदर ये ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। ये भी जान लीजिए विश्व के पहले ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेले, तो उसका नाम है रॉस टेलर। ध्यान रखिएगा रॉस टेलर जो है तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले भारत के एकमात्र विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है, रॉस टेलर। और याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है, तो ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा। 3500 से अधिक रन इन्होंने बना लिया। T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय कौन है, रोहित शर्मा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में सबसे अधिक मैच खेलने वाले भी कौन है, रोहित शर्मा। बहरहाल ये क्वेश्चन जो पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक क्रिकेट खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जा रहा है। भारत का पहला 3D
3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये बेंगलुरु में खोला जा रहा है। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जा रहा है? भारत का पहला डाकघर बेंगलुरु के अंदर। ये 1 महीने में तैयार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 महीना के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अनुमानित जो लागत खर्च है 25 लाख रुपया, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी बेंगलुरु को बगीचों का शहर के भी नाम से जानते हैं, बगीचों का शहर, बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, बगीचों का शहर। बेंगलुरु की बात करें, यही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। वैसे एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली ये केरल के अंदर, साइलेंट वैली केरल और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली केरल और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खोला जा रहा है? बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यानी जून 2022 में जीएसटी परिषद की 47वां बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैठक आयोजित किया गया है चंडीगढ़ के अंदर। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चंडीगढ़ के अंदर। जीएसटी की बात करें, जीएसटी का पूर्ण रूप जो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया, विजय केलकर समिति के आधार पर। विजय केलकर समिति के सिफारिश पे भारत में जीएसटी को जोड़ा गया है। कब ये पूरे देश में जो लागू हुआ, ध्यान रखें, 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। जीएसटी को भारत में जोड़ा गया संविधान के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। जीएसटी की बात करें, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू हुआ था। सबसे पहली बार जीएसटी किस देश में लगा? तो फ्रांस में 1954 में। भारत में सबसे पहली बार किस राज्य के अंदर जीएसटी लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा असम में। जीएसटी लागू करने वाला भारत में पहला राज्य असम है। अब विश्व में कौन सा देश है? फ्रांस है। 1954 ईस्वी में। भारत में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप छापिए। वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिएगा। भारतीय संविधान के 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को जोड़ा गया, विजय केलकर समिति के सिफारिश पे। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। बहरहाल ये जो क्वेश्चन था, 2022 में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो देखिए ये जनगणना है, तो जनगणना की बात करें तो भारत में जो जनगणना शुरू हुआ 1872 में। 1872 में जो जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो। 1881 में जो हुआ था 10 के आधार पे जनगणना हुआ था, यानी नियमित जनगणना। ये भी ध्यान रखिएगा, नियमित जनगणना जो हुआ 1881 में, नियमित जनगणना। और ये किसके द्वारा करवाया गया था? ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में नियमित जनगणना करवाई गई था 1881 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में हुआ था। वैसे अभी 2011 वाला ही जनगणना चालू है हमारे देश के अंदर। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये क्वेश्चन है, सुमंग लीला किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ध्यान रखिएगा, सुमंग लीला ये मणिपुर का त्यौहार है। अभी हाल ही में मणिपुर के अंदर 50वां सुमन लीला त्यौहार मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन मणिपुर के सीएम के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, मणिपुर के जो सीएम है वीरेंद्र सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा, मणिपुर के सीएम कौन है? वीरेंद्र सिंह। और इसके साथ साथ में हम जान लेते हैं कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं, तो ध्यान रखिएगा लाल गणेशन। ध्यान रखिएगा, ला गणेशन जो है मणिपुर के गवर्नर है। तो इस तरह से सुमंग लीला
किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? मणिपुर के अंदर। हाल ही में इसका भी कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया गया है, सुमन लीला मनाया गया ये त्यौहार। वैसे ये नागालैंड जो है, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार का नाम जानिए, हॉर्नबिल त्यौहार। ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किसने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखिएगा, दिविता राय। दिविता राय कर्नाटक के रहने वाली है। कर्नाटक की रहने वाली दिविता राय अगस्त 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती है। ध्यान रखिएगा, दिविता राय जो है कर्नाटक की है और दिविता राय 2022 के अंदर मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होगा, और ये 2022 में 71वां मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता होने वाला है, भारत की ओर से यही दिविता राय ने नेतृत्व करेगी। ध्यान रखिएगा, 71वां मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होने वाला है 2022 में, भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करेगी? दिविता राय। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए है हनराज संधू। तो हनराज संधू के बारे में जानिए, 2021 के अंदर मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी हनराज संधू ने। 2021 के अंदर जो मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ, यानी ये 70वां था, इसका खिताब जीती है हनराज संधू ने। ये हनराज संधू जो है चंडीगढ़ की रहने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, हनराज संधू 2021 के अंदर 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी हनराज संधू ने। वैसे ये क्वेश्चन जो था, अगस्त 2022 में किसने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीती? दिविता राय। और 2022 के अंदर 71वां मिस यूनिवर्स का जो प्रतियोगिता होने वाला है, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी दिविता राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो याद रखिएगा, जेम्स एडरसन। जेम्स एडरसन जो है ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है और ये तेज गेंदबाज भी है। तेज गेंदबाज के साथ साथ में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन? जेम्स एडरसन। इनका संबंध किस राज्य से, किस देश से है? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड से। इसके पहले जो थे, पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा मोथैया मुरलीधरन, इनका संबंध है श्रीलंका से। उसके बाद याद रखिएगा शेन वॉर्न ये ऑस्ट्रेलिया के। और तीसरे नंबर पे हैं अनिल कुंबले। ये तीनों खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा, ये तीनों खिलाड़ी जो है स्पिनर थे, जबकि जेम्स एडरसन हैं तेज गेंदबाज। सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी है मोथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, दूसरे स्थान पे शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के और अनिल कुंबले भारत के। देखिए याद रखिएगा, शेन वॉर्न, इनका हाल ही में निधन हो गया। शेन वॉर्न का जो ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शेन वॉर्न का ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो नो स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 15वें सीजन का विजेता कौन सी टीम है? ध्यान रखिएगा, आईपीएल 15वां सीजन जो हुआ 2022 के अंदर, इसके जो विजेता टीम थे, ध्यान रखिएगा, गुजरात टाइटंस। ध्यान रखिएगा, 2022 ईस्वी में जो आईपीएल संपन्न हुआ उसमें कुल टीमों की संख्या 10 थी, जिसमें से कि एक गुजरात टाइटंस और लखनऊ, ये दोनों नई टीम इसमें शामिल किए गए थे। गुजरात टाइटंस की बात करें, गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे, ध्यान रखिएगा, गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। इन्हीं के कप्तानी में पहली बार आईपीएल में ये खेलने आए और पहले बार में ये आईपीएल का जो है ट्रॉफी जीत भी लिए। ध्यान रखिएगा, आईपीएल 15वें सीजन के विजेता टीम कौन सा है? गुजरात। किनको हरा के ये जीता है? राजस्थान को। राजस्थान को हरा के इन्होंने गुजरात विजयी बना। ध्यान रखिएगा, अभी तक में सबसे अधिक आईपीएल जो जीता है वो मुंबई ने 5 बार जीता है और 4 बार जो है चेन्नई जीता है। सबसे अधिक बार जो आईपीएल का खिताब जीता है मुंबई ने 5 बार और चेन्नई ने 4 बार। वैसे 2022 के अंदर जो आईपीएल हुआ, इसके विजेता टीम गुजरात है और उप विजेता टीम राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूमबर्ग विलियनेयस एक्स के अनुसार एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में किसने जगह बनाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्लूमबर्ग विलियनेयस एक्स के अनुसार एशियाई के पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में
किनको शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी, ये इनको जो शामिल किया गया है ध्यान रखिएगा गौतम अडानी को। किनको शामिल किया गया है, तीसरे स्थान पे गौतम अडानी है, ध्यान रखिएगा। चौथे स्थान पे जो है मुकेश अंबानी चौथे स्थान पे है। अब आप लोगों को हम बता देते हैं, पहले स्थान पे जो है इलेन मास्क, ध्यान रखिएगा इलेन मास्क स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं इलेन मास्क पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे ध्यान रखिएगा जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पे गौतम अडानी और चौथे स्थान पे ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी। इस तरह से ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स एक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों में सूची में जगह बनाई, तो वो गौतम अडानी ने बनाई। पहले स्थान पे एलन मास्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक है। दूसरे स्थान पे जेफ बेजोस है। तीसरे स्थान पे गौतम अडानी और चौथे स्थान पे मुकेश अंबानी। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नागरिक अभिजीत सेन, ध्यान रखिएगा भारत के जाने माने शख्सियत अभिजीत सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा अभिजीत सेन जो थे एक अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखिएगा अभिजीत सेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे अर्थशास्त्री थे। वैसे अगर हम लोग बात करें अभिजीत सेन का, तो 2004 ईस्वी से 2014 ईस्वी के योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य भी किए थे। 2004 से 2014 ईस्वी तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किए थे और हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया। अगर हम लोग बात करें योजना आयोग, भारत में योजना आयोग को समाप्त करके इनके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। योजना आयोग हमारे देश में अब नहीं रहा। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तब से 2014 ईस्वी तक योजना आयोग ने काम किया और 2014 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त करके इनके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग 2004 से लेकर 2014 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किए थे अभिजीत सेन ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अभिजीत सेन का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होंगी? अमेरिका की पहली महिला अमेरिकी मूल के निवासी जो अंतरिक्ष में जाएंगी ये है निकोल ओमान। ध्यान रखिएगा निकोल ओमान अमेरिका की पहली मूल निवासी महिला होंगी जो अंतरिक्ष में जाएंगी। वैसे हम लोग बात करें यूएसए के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम नासा है। ध्यान रखिएगा यूएसए का अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? नासा। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो यूएसए की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? नासा। और इसी यूएसए की पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला जो अंतरिक्ष में जाएंगी इनका नाम है निकोल ओमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहते हैं के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? ध्यान रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष जो बनाया गया है एस सोमनाथ को। ध्यान रखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? एस सोमनाथ। किनके स्थान पे बनाया गया? के सिवान के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष बनाया गया एस सोमनाथ। वैसे बात करें हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, इसकी जो स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। 1969 ईस्वी को इसरो का स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया है। विक्रम साराभाई के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किया गया 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। वैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथ को बनाया गया किनके स्थान पे? के सिवान के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 वर्ष के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो ध्यान रखिएगा ये नागालैंड के अंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। अगर पहला रेलवे स्टेशन की बात करें, पहला रेलवे स्टेशन तो 1903 ईस्वी को पहला रेलवे स्टेशन मिला था दीमापुर। 119 वर्ष बाद फिर से नागालैंड के अंदर सोबुखी रेलवे स्टेशन का बनाया गया है।
तो इस तरह से याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 वर्ष के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो नागालैंड। नागालैंड के अंदर दूसरे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा। अगर हम लोग बात करें नागालैंड के मुख्यमंत्री, तो आप लोग बताइएगा नागालैंड के मुख्यमंत्री, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और गवर्नर का भी नाम बताइएगा कि नागालैंड के जो गवर्नर हैं वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये जो बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल का नदिया जिला, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला के अंदर इसको बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में किया जा रहा है। हम लोग बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, और ये कंबोडिया में है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया में। वैसे ये जो क्वेश्चन था, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है 67वां 67th फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शेरशाह मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया है। देखिए, बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, और ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर विष्णुवर्धन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, रणवीर सिंह, और मूवी है 83। भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह है, और एक अभिनेता रणवीर कपूर भी है। नहीं, ये रणवीर सिंह है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया रणवीर सिंह को। मूवी है 83 मूवी के लिए। इसमें कपिल देव का इन्होंने रोल किया है। ध्यान रखिएगा, कपिल देव जो 1983 ईस्वी में भारत के लिए वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दिया था, कपिल देव, उन्हीं की भूमिका को निभाया रणवीर सिंह ने। इसीलिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 67वां फिल्म फेयर अवार्ड के रूप में दिया गया। ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह, किस मूवी के लिए? 83 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिमी राठौर के रूप में कृति सेनन को दिया गया है। ध्यान रखिए, कृति सेनन को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को, मूवी का नाम है मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई तम्हकार, मूवी है मिमी। पदार्पण पुरस्कार में अगर हम लोग जानना चाहें, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण में है एहान भट्ट, 99 गाने, मूवी का नाम है। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण में सरवरी वाघ, बंटी और बबली 2, सोनिया रावत और जैस्मीन जैज के रूप में। ध्यान रखिएगा, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के रूप में अगर जाना चाहें तो सीमा पहवा, राम प्रसाद की तहरवीक, इस मूवी इनके लिए दिया गया है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए सीमा पहवा को। तो ये मेरे भाई फिल्म फेयर अवार्ड 2022 से जो पुरस्कार दिया जा चुका 2022 में, उससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और उससे संबंधित ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं। इसमें से आप लोगों को 2-3 बात जरूर ध्यान रखना है। पहला तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह और धर्मा प्रोडक्शन से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह मूवी 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ये मूवी है मिमी राठौर के और कृति सेनन को दिया गया है। तो ये 4-5 बात आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, जो अभी जिसमें स्टार कर दिए इसको 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा के नाम पे रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें भारत में अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या है 39। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 39।
और भी बात करते हैं, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र, यानी कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर यानी पंजाब के अंदर। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमृतसर में। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मखाना को जीआई टैग मिला है? हम लोग बात करते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका पूर्ण रूप होगा। और अभी हाल ही में मखाना को बिहार को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के मखाना को? तो ध्यान रखिएगा बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा, श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम भी याद रखिएगा तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी प्रसाद अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर फगू चौहान। गवर्नर कौन है मेरे दोस्तों? फगू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एस जयशंकर जो है भारत के अभी केंद्र में विदेश मंत्री है। भारत के केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और इस एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? ध्यान रखिएगा, पराग्वे। किस देश में किया है दोस्तों? पराग्वे। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री है, इन्होंने महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? पराग्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत किया है? ध्यान रखिएगा, ये असम की सरकार के द्वारा, असम के सरकार के द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत किया गया है। अगर हम लोग असम की बात करें दोस्तों, तो असम के जो मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? ये भी ध्यान रखिएगा, जगदीश मुखी। असम के वर्तमान समय में राज्यपाल जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा, गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति है। अगर सबसे अधिक अमीर व्यक्ति की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एलन मास्क। एलन मास्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, एलन मास्क, ये दुनिया के सबसे अधिक अमीर में से पहले स्थान पे हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार। दूसरे स्थान पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेफ बेजोस। दूसरे स्थान पे कौन है? जेफ बेजोस। तीसरे स्थान पे भारत के गौतम अडानी है। और चौथे स्थान पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुकेश अंबानी। चौथे स्थान पे दोस्तों याद रखिएगा, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 31 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को। इसी के साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है 21 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। ये भी कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 31 अगस्त को। और अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 31 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में किया है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत किस राज्य में किया है? ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया राजीव गांधी ओलंपिक खेल शुरुआत? राजस्थान। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर, ध्यान रखिएगा, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और राजस्थान के जो गवर्नर है कलराज मिश्र, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है?
सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा उन्नयन योजना, सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और वैसे अगर शीतकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण है, सॉरी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंण। ध्यान रखिएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पर है? गैरसैंण। उत्तराखंड की राजधानी, दो राजधानी है, एक देहरादून, देहरादून शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल जो है जनरल गुरमीत सिंह, इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर खुलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भविष्य की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग की घोषणा किया है? ध्यान रखिएगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भविष्य की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों HSBC इंडिया बैंक के साथ भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भविष्य की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए बैंक के साथ में एक घोषणा तैयार किया, एक योजना तैयार किया है। क्वेश्चन है किस राज्य ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। दोस्तों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के अंदर विनाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। राज्यपाल कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और जगनमोहन रेड्डी सीएम है। ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में विनाइल के बैनर पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK E-Cop लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन है JK E-Cop। ये ऐसा करने वाला यूटी है। ध्यान रखिएगा यूटी। जम्मू कश्मीर के पुलिस ने अभी हाल ही में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है JK E-Cop मोबाइल एप्लीकेशन। जम्मू कश्मीर की बात करें हम लोग दोस्तों, जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में यूटी है। 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लेह। ध्यान रखिएगा लेह के अंदर, लेह नहीं, ध्यान रखिएगा लद्दाख दोस्तों। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं, एक तो लेह है, दूसरा कारगिल है। ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों जम्मू कश्मीर को दो डिवाइड कर दिया, दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइड कर दिया। एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख के अंदर सिर्फ दो ही जिले हैं, लेह और कारगिल। ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK E-Cop किसने लॉन्च किया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद को समाप्त किया? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 370 और 35A, अनुच्छेद 35A, इस दोनों को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2021 में किस राज्य में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटना में ज़्यादा जान गई? यानी कि पूरे भारत में 2021 का ये सर्वे है। 2021 के सर्वे में किस राज्य में दोपहिया वाहन सवारों की दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जान गई? तो ऐसा तमिलनाडु के अंदर हुआ है। किस राज्य के अंदर ऐसा हुआ है? तमिलनाडु पहले स्थान पर है। दोपहिया वाहन की सवारियों में सबसे ज़्यादा जान गई किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम लोग बात करें दोस्तों, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। CM कौन है?
MK स्टालिन, और बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर है। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु, छात्रों और कर्मचारियों की शिकायत के हल हेतु यूजीसी कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा। ध्यान रखिएगा, यूजीसी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है ई समाधान। ध्यान रखिएगा, यूजीसी कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगा दोस्तों, ई समाधान। ध्यान रखिएगा, ई समाधान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ई समाधान जो है छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायत के लिए हल हेतु यूजीसी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए ई समाधान, एक नज़र इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें 24x7 यानी कि 24x7 यानी सप्ताह के 7 दिन, और ये 7 दिन, ध्यान रखिए, और ये 24 घंटा शिकायत दर्ज हो सकेगी। यानी 24 दिन के किसी भी टाइम, 24 घंटा में किसी भी टाइम। अब सप्ताह में जो 7 दिन है, इस सप्ताह में 7 दिन 24 घंटा में किसी भी टाइम में ये यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1800-111-656। इस नंबर, टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। जरिए देखिए, कंप्लेन के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हर शिकायत का एक नंबर अलॉट होगा और हर शिकायत का तय समय सीमा से समाधान मिलेगा। छात्र से जुड़े अधिकतम 10 वर्किंग डेज में हल होंगे। यानी किसी भी प्रकार का अगर आप कंप्लेन करते हैं तो 10 दिन के अंदर आपका ये कंप्लेन को दूर कर दिया जाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग मामले पर 15 दिन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़े मामले का समाधान 20 दिनों में करना होगा। ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम 10 दिन है। यूजीसी चेयरमैन के सचिव और स्तर पर यह रिपोर्ट देख रेख करेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छात्रों एवं कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु यूजीसी ने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है, तो ध्यान रखिएगा, ई समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कौन सी कंपनी बनाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर प्लांट कौन सी बनाएगी, तो ध्यान रखिएगा, ये रिलायंस के द्वारा बनाया जाएगा। किस कंपनी ने कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी, तो ध्यान रखिएगा, रिलायंस। रिलायंस की हम लोग बात करें दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 ईस्वी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक कौन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, धीरू भाई अंबानी। संस्थापक कौन थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के, धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर मुंबई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD अभी कौन है, ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD कौन है, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके निर्देशक जो है नीता अंबानी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीनें लगेगी। देश में कितने रेलवे स्टेशन की ये बात किया जा रहा है, देश में कितने रेलवे स्टेशन पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5 ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से तक मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, 1 से 7 सितंबर के बीच में भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागेश सिंह। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है। अगर हम लोग थाईलैंड की बात करें दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और थाईलैंड की जो करेंसी है, ध्यान रखिएगा, बहत। थाईलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों, बहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का की थीम क्या है। 2022 के अंदर जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है, इसका थीम ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इसका जो थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ध्यान रखिएगा 2022 के अंदर पोषण सप्ताह जो मनाया जा रहा है सेलिब्रेट, इसके लिए जो थीम रखा गया है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगर हम लोग बात करें दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022, तो ये जो है 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जा रहा है। और 2022 के अंदर जो मनाया जा रहा है इसके लिए जो थीम रखा गया है दोस्तों सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहली बार 1982 ईस्वी में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे इसको भी, पहली बार राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था? 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के लिए पताका यानी ध्वज का अनावरण किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कोच्चि में किया है। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के लिए पताका ध्वज का अनावरण किया? कोच्चि। ध्यान रखिएगा INS विक्रांत दोस्तों, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। भारत का, इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत, निर्माण का विमान वाहक पोत। ध्यान रखिएगा दोस्तों विमान वाहक पोत भारत का अंदर INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत। इसका इसी चीज़ के लिए उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी कोच्चि बंदरगाह के अंदर से। अगर इसमें बात करें दोस्तों इसमें 76% स्वदेशी है, इसमें जो लागत है 76% स्वदेशी वस्तुओं से इसको बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 का उद्घाटन किया है इसका कोच्चि में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजित कहां किया गया है? ध्यान रखिएगा ये दुबई में किया गया है दोस्तों। हम लोग बात करें होम्योपैथी में लेट से सुनवाई होता है किसी भी बीमारी का, लेकिन वो जड़ से ठीक होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जड़ से ये ठीक होता है। होम्योपैथी के जनक की बात करें दोस्तों, ध्यान रखिएगा होम्योपैथी के जनक, ध्यान रखिए दोस्तों होम्योपैथी के जनक हेनीमैन को कहा जाता है, हेनीमैन। ध्यान रखिएगा दोस्तों होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? हेनीमैन को। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन होम्योपैथी का कहाँ पर आयोजन किया गया? दुबई के अंदर। ये दुबई जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों UAE के अंदर है। ध्यान रखिएगा UAE के अंदर दुबई है। हाँ, और ये पहली बार हुआ है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बार होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई कहाँ पर है? UAE के अंदर। और इसी UAE के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी UAE के अंदर है। और ये UAE जो है विश्व में पहला पेपरलेस सरकार है, पहली पेपरलेस सरकार दुबई ही है। ध्यान रखिएगा गोल्डन वीज़ा जारी करने वाला देश UAE है। ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत और UAE के बीच में व्यापार संबंध अच्छा है और क्रिकेट से भी ये संबंधित है UAE। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये नेपाल के साथ भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों नेपाल। किस देश के साथ किया है? नेपाल। ध्यान रखिएगा दोस्तों जैव विविधता, इसको भी ध्यान रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पूरे वर्ल्ड में से 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। पूरे विश्व में से भारत में कितनी परसेंट जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 8%। पूरे वर्ल्ड के
जैव विविधता का कितनी % भारत में पाई जाती है? 8%। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी? ध्यान रखिएगा, नेपाल। नेपाल की बात करें दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल के साथ में जो एक्सरसाइज हुआ है भारत और नेपाल के बीच में, तो ध्यान रखिएगा सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहा सिनर्जी, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिनर्जी जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास, यानी कि साइबर सुरक्षा के लिए एक प्रकार का अभ्यास किया गया है जिसका क्या नाम दिया गया है? सिनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोरेंसिक साक्ष्य के ग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ध्यान रखिएगा ये दिल्ली है। कौन सा राज्य है? दिल्ली। दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? 1912 ईस्वी में। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री, दिल्ली के सीएम कौन है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर कौन है? उसको भी ध्यान रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन बनाए गए? नए गवर्नर बनाए गए विनय कुमार सक्सेना। किनके स्थान पे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, अनिल बैजल के स्थान पे दिल्ली के नए गवर्नर बनाया गया विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कुल विधानसभा की सीट टोटल 70 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया? तो ये जो दिया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया। किनको? उत्पल कुमार सिंह। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों संसद टीवी। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया संसद टीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संसद टीवी ये कब बनाया गया? ये मर्ज कब किया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्च 2021 में। मार्च 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों को मर्जर करके बना दिया गया दोस्तों संसद टीवी। और इस संसद टीवी के जो पहले सीईओ बनाया गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रवि कपूर को। पहले सीईओ किसे बनाया गया था? रवि कपूर को। और अभी हाल ही में रवि कपूर को पदमुक्त कर दिया, रवि कपूर को पदमुक्त कर दिया। और इसी रवि कपूर के स्थान पे संसद टीवी के नए सीईओ बनाया गया है उत्पल कुमार सिंह को। तो ध्यान रखिएगा, संसद टीवी के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? उत्पल कुमार सिंह को दिया गया 1 वर्ष के लिए दोस्तों। और ये जो टीवी है दोस्तों संसद टीवी, तो ये राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज किया हुआ, दोनों को मिला के संसद टीवी कब बनाया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों 2021 में, मार्च 2021 में। और संसद टीवी के पहले सीईओ कौन थे? रवि कपूर। और इन्हीं रवि कपूर के स्थान पे नए सीईओ बनाया गया उत्पल कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेजस क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, LCA इसके शॉर्टकट में भी ध्यान रखिएगा, LCA क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। हाल ही में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तेजस का बात करें दोस्तों, यानी हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान। इसका जो निर्माण किया है दोस्तों SCL ने। किसने इसका बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया। अगर इसकी बात करें क्षमता, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्षमता 3.5 टन से 4.5 टन के बीच में इसका
मारक क्षमता होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो LCA इसको बनाया किसने है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान, इसका जो निर्माण किया है किसने किया है? SCL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। और इसका जो मारक क्षमता है दोस्तों 3.5 से 4.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर, चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगेंद्र सिंह यादव, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? योगेंद्र सिंह यादव। ध्यान रखिएगा, योगेंद्र सिंह यादव जो है सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता है। सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता कौन है? योगेंद्र सिंह यादव। सबसे युवा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। और योगेंद्र सिंह यादव का जो ऑटोबायोग्राफी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, द हीरो ऑफ टाइगर हिल इसी की ऑटोबायोग्राफी है। इनके बारे में जाने दोस्तों, 3 जुलाई, ध्यान रखिएगा 3 जुलाई 1999 ईस्वी को कारगिल जब युद्ध हो रहा था, ध्यान रखिएगा कारगिल युद्ध के समय इन्होंने उद्भेदन किया था और बहुत अच्छे से जवाबदेही निभाते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था दुश्मनों को, इसलिए इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। और इसी का ऑटोबायोग्राफी है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कारगिल युद्ध के समय। ध्यान रखिएगा, कारगिल युद्ध की बात करें दोस्तों 1999 ईस्वी में, और कारगिल विजय दिवस हुआ था 26 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो जानिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम की सूची। तो सबसे पहले दोस्तों सोधियारा छिम, ये जो दिया गया है दोस्तों कंबोडियाई मनोचिकित्सक है, यानी कंबोडिया के ये मनोचिकित्सक है और इनको 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, सोधियारा छिम। दूसरा है दोस्तों तदाशी हतोरी जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी को 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरा है दोस्तों बर्नाडेट मैड्रिड जो है फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है दोस्तों, इनको भी 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। चौथा जो है गेरी बेनचेदी इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको भी 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तदाशी हतोरी जो ये महिला है, ध्यान रखिएगा, बाद बाकी ये तीनों जो है दोस्तों ये पुरुष है। तदाशी हतोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ और ये महिला है, इनको 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार की दोस्तों बात करें, इनकी जो शुरुआत हुआ है 1957 ईस्वी में शुरुआत हुआ है दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इनको जानते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला से दोस्तों। प्रत्येक वर्ष फिलीपींस की राजधानी मनीला से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पहले भारतीय विनोबा भावे है दोस्तों, विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। और इसी विनोबा भावे ने दोस्तों भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किया है।